Hello dear student, welcome all of you to CATG online classes. Student previous class में हम लोग पढ़ रहे थे about linkage and recombinations. Linkage क्या है, recombination क्या है, किसने डिस्कवर किया, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट. और लिंकेज फाइनली क्या हुआ, जो जीन्स क्रोमोसोम पे टाइटली पैक्ड होते हैं वो उसी फॉर्म में एसोसिएट हो जाते हैं, लिंक्ड हो जाते हैं और ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. दिस इज़ कॉल्ड लिंकेज. और लिंकेज अगर ज़्यादा होगा तो पेरेंटल टाइप ऑफ कैरेक्टर्स ज़्यादा होंगे और जो रिकॉम्बिनेशन है वो कम होगा. ये आपने क्रॉस से समझ लिया है, राइट. और लिंकेज अगर कम है यानी जीन्स दूर दूर है, लिंकेज कम है, तो पेरेंटल टाइप ऑफ कैरेक्टर के इनहेरिटेंस की पॉसिबिलिटी कम होगी और रिकॉम्बिनेंट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी. और हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है कि लिंकेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन. लिंकेज ज़्यादा, रिकॉम्बिनेशन कम, लिंकेज कम, रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा. ये बिल्कुल दिमाग में बैठा के चलिए स्टूडेंट. और साथ में आपने ये स्टडी किया था कि टी.एच. मॉर्गन के स्टूडेंट ऑल्फ्रेड स्टर्टवांट, बायोलॉजिस्ट का नाम आपने लिखा था ऑल्फ्रेड स्टर्टवांट, 1911 इन्होंने डिस्कवर्ड जेनेटिक मैप. स्टूडेंट इन्होंने जेनेटिक मैप डिस्कवर किया और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन को यूज़ किया एज ए मेजर बिटवीन टू जीन्स, राइट. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन को इन्होंने एक मेजरमेंट के फॉर्म में लिया और जेनेटिक मैप इन्होंने प्रिपेयर किया ऑल्फ्रेड स्टर्टवांट ने. और जेनेटिक मैप का बहुत सारा यूज़ है स्टूडेंट. कुछ यूज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है. तो जेनेटिक मैप है. जेनेटिक मैप का क्या यूजेस है स्टूडेंट, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. जेनेटिक मैप, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. तो देखिए इम्पोर्टेंस क्या है. जेनेटिक मैप इज यूज टू फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन जीन्स. यू नो जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम. क्रोमोसोम पे एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पे जीन्स होता है स्टूडेंट, उसको बोलते हैं लोकस. सिंगुलर फॉर्म, प्लूरल फॉर्म क्या है, लोसाई. तो दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो जेनेटिक मैप उसमें हेल्प करता है. तो यूज इन फाइंडिंग डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स या उससे ज़्यादा. नेक्स्ट यूज हुआ स्टूडेंट, जेनेटिक मैप इज यूज्ड इन preparing sequence of human genome. और इसी से पॉसिबल हुआ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बना स्टूडेंट. हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस चैप्टर में, डिटेल में पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम, जिससे बनाया गया HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. HGP स्टैंड फॉर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. सो स्टूडेंट जेनेटिक मैप इज यूज्ड इन फाइंडिंग डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स. टू जीन्स के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं. जेनेटिक मैप इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम. ह्यूमन जीनोम का सीक्वेंस तैयार कर सकते हैं और इसी की सहायता से बनाया गया HGP, दैट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, दैट यू विल बी स्टडीइंग डिटेल इन चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. तो ये यूज़ रहा जेनेटिक मैप का. दो इंपॉर्टेंट यूज़ आपने देखा. अभी नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं. जेनेटिक मैप का अगला यूज़ क्या है, it is used to study
न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन डीएनए। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कैसा है, क्या उसका सीक्वेंस है, कौन से उसमें बेसेस हैं, वो सारी डिटेल हम लोग पढ़ सकते हैं, पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक मैप स्टूडेंट। आफ्टर दैट नेक्स्ट it is used to find out which part of DNA, इसे पता लगाते हैं कि डीएनए का कौन सा पार्ट जीन को रिप्रेजेंट करता है। Which part of DNA represent gene? स्टूडेंट्स को याद कर लेते हैं हम लोग। इट इज़ यूज टू स्टडी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन डीएनए। डीएनए में कौन सा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो पता करते हैं डीएनए के बारे में, और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के बारे में मॉलिक्यूलर बेसिस नेक्स्ट चैप्टर में आपको डिटेल में पढ़ना है। इट इज़ यूज टू फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ डीएनए रिप्रेजेंट जीन। डीएनए का कौन सा पार्ट जीन को रिप्रेजेंट करता है ये पता लगाने में भी बहुत ज़्यादा रोल होता है जेनेटिक मैप का। तो 4 यूजेस आपने पढ़ा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। सो जेनेटिक मैप हैज बीन डिस्कवर्ड बाय ऑल्फ्रेड स्टुडवांट। जेनेटिक मैप is used in study of architecture of chromosome and genes। स्टूडेंट जीन्स और क्रोमोसोम का आर्किटेक्चर मीन्स उसका बनावट क्या है, कंपोजिशन क्या है, उसका कंपोनेंट क्या है, उसके पार्ट्स क्या है, उसकी डिटेल आप स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक मैप। नेक्स्ट इज it is important in genetic engineering, which is also known as rDNA technology and gene therapy। स्टूडेंट इसको याद कर लेते हैं। जेनेटिक मैप इज यूज इन स्टडी ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। जीन्स और क्रोमोसोम के आर्किटेक्चर को स्टडी करने के लिए यूज करते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग और rDNA टेक्नोलॉजी एंड जीन थेरेपी। जेनेटिक इंजीनियरिंग और rDNA टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ना है इन बायोटेक्नोलॉजी। स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। इट इज़ अ टेक्निक or process of modifying or altering genotype of an organism to make it more better for survival in atmosphere or environment, and this is also known as rDNA means recombinant DNA technology। recombinant DNA technology। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, ये एक टेक्निक है, एक प्रोसेस है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप ऑल्टर करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं टू मेक इट मोर बेटर एंड हाई यील्डिंग। ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी। और जीन थेरेपी स्टूडेंट, जीन थेरेपी एक टेक्निक है जिसमें डिफेक्टिव फॉर्म ऑफ जीन को रिप्लेस करते हैं बाय नॉर्मल जीन। ये भी काफ़ी डिटेल में आपको बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा यूजेस और इम्पॉर्टेंस ऑफ जेनेटिक मैप। एटलीस्ट 3-4 यूजेस आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए। वंस देयर वॉज ए क्वेश्चन दैट राइट डाउन एनी 2 इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ जेनेटिक मैप, तो वो आप ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी सीक्वेंस में। सो स्टूडेंट ऑल्फ्रेड स्टुडवांट जेनेटिक मैप को डिस्कवर किया इन्होंने। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट जो इनका था वो हम लोग नोट करते हैं।
According to Alfred Sturtevant, frequency of recombination between two genes are directly proportional to distance between genes. इनका फाइनल कंक्लूजन क्या था? फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन की क्या फ्रीक्वेंसी है, वो किस बात पे, बिटवीन टू जीन्स किस बात पे डिपेंड करता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, क्या डिस्टेंस है दो जीन्स के बीच का. स्टूडेंट, आपने प्रीवियस क्लास में डाई हाइब्रिड क्रॉस में समझा था कि डिस्टेंस जो जीन्स पास पास हैं उसमें लिंकेज ज़्यादा होगा, पेरेंटल टाइप करेक्टर ज़्यादा होंगे और रिकॉम्बिनेंट कम होगा, और अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो पेरेंटल टाइप करेक्टर कम होगा, रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा होगा. तो जैसे जैसे जीन्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे रिकॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी या क्रॉसिंग ओवर की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी. बस ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा के आप चलिए. यानी इसका क्या मतलब हुआ? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो कंक्लूजन क्या हुआ स्टूडेंट? हाउएवर, जो जीन्स दूर दूर होते हैं, हाउएवर genes which are present at distant मतलब दूर दूर होते हैं, undergo recombination more frequently, ज़्यादा इसमें रिकॉम्बिनेशन के चांसेस होते हैं. वही पॉइंट है जो यहाँ पे हम लोगों ने क्लियर किया. हाउएवर जीन्स विच आर प्रेजेंट एट डिस्टेंट, दूर हैं जीन्स, उसमें क्या होगा? अंडरगो रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो इसमें रिकॉम्बिनेशन जो है वो मोर फ्रिक्वेंटली होगा. स्टूडेंट, क्लियर? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. आप इसको नोट कर सकते हैं. इसके बाद हम लोग इसमें एक फार्मूला लिखते हैं. स्टूडेंट, जेनेटिक्स को बायोलॉजी का मैथ बोलते हैं, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको आपको प्रॉपरली समझना है, जिससे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें बहुत ही इजी तरीके से. तो ऑल्फ्रेड स्टर्टवॉन्ट ने एक क्वेश्चन इसमें फार्मूला दिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ recombination is equal to total number of recombinants upon total number of progeny. ये फार्मूला है स्टूडेंट. फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन अगर आपको निकालना है तो आपको ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा. फार्मूला क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, कितने रिकॉम्बिनेंट्स बन रहे हैं, प्लस टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी, कितने टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी है, ऑफस्प्रिंग है, उससे डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, जिससे आप उसका परसेंटेज भी निकाल सकते हैं. क्लियर? सो आई थिंक यू मस्ट नोट डाउन दिस फार्मूला. ये काफ़ी काम आने वाला है आपको. सो आई थिंक आपको याद हो गया स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी. अब देखिए, ऑल्फ्रेड स्टर्टवॉन्ट ने मॉर्गन के ऑनर में एक यूनिट डेवलप किया और वो यूनिट मेज़र करता था डिस्टेंस बिटवीन जीन.
उस यूनिट की सहायता से डिस्टेंस बिटवीन जीन्स को आज भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके लिए देखिए क्या है, जैसे 1% अगर रिकॉम्बिनेशन है, 1% रिकॉम्बिनेशन को हमें रिप्रेजेंट करना है। रिकॉम्बिनेशन या इसको कभी कभी क्रॉसिंग ओवर के नाम से भी आ जाता है, बट मेनली आपको रिकॉम्बिनेशन ही दिमाग में रखना है। तो 1% रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर इज इक्वल टू 1 मैप यूनिट। ये डिस्टेंस के बीच में 1 जो जीन्स है उसके डिस्टेंस जो 1 मैप यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। और इसको बोलते हैं और सी एम, स्टूडेंट सी स्मॉल एम कैपिटल। ये क्या है? इट इज सेंटी मॉर्गन। मॉर्गन के नाम पे इसको सेंटी मॉर्गन दिया गया। लाइक न्यूटन फोर्स का यूनिट न्यूटन आप पढ़ते हैं फिजिक्स में, और जूल कैलोरी पढ़ते हैं। तो 1% रिकॉम्बिनेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? 1 मैप यूनिट और सेंटी मॉर्गन, 1 सेंटी मॉर्गन। ओके, सिमिलरली 10% रिकॉम्बिनेशन की बात करेंगे। 10% रिकॉम्बिनेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 10% रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर, इट रिप्रेजेंट 1 DM, स्मॉल d कैपिटल M. What is DM, student? It stand for Deci Morgan. And what do you think? 1 Deci Morgan is equal to 10 centimorgan आएगा, क्योंकि 10% है। And then 100% रिकॉम्बिनेशन, 100% रिकॉम्बिनेशन के लिए क्या इन्होंने डेवलप किया? 1M. Student, what is M? Capital M, it is 1 मॉर्गन। तो फिर से आइए समझिए, अल्फ्रेड स्टडमॉर्गन ने क्या किया? 1% रिकॉम्बिनेशन, 1 मैप यूनिट और सेंटी मॉर्गन। 10% रिकॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1 DM और डेसी मॉर्गन। 100% रिकॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट 1 मॉर्गन, दैट इज 100% रिकॉम्बिनेशन। और ये स्टूडेंट नीट एग्जाम में क्वेश्चन आया है 2019 में, क्वेश्चन पूछा है, और भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस लगातार इस टॉपिक से पूछे जाते रहे। और हाउ मेनी सेंटी मॉर्गन इन 1 डेसी मॉर्गन? 1 डेसी मॉर्गन इज इक्वल टू 10 सेंटी मॉर्गन, 1 मॉर्गन इज इक्वल टू 10 डेसी मॉर्गन और 100 सेंटी मॉर्गन। ये आप समझ रहे हैं? सो यू कैन नोट डाउन द थिंग्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सो 1% रिकॉम्बिनेशन बोले या 1% क्रॉसिंग ओवर बोले, एक ही बात है। और इसकी फ्रीक्वेंसी 0.01 1% का। सो इट वाज ऑल अबाउट अल्फ्रेड स्टडमॉर्गन, TH मॉर्गन, लिंकेज रिकॉम्बिनेशन। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज म्यूटेशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट म्यूटेशन। म्यूटेशन एक नया टॉपिक है और एक बहुत ही कॉमन वर्ड भी है स्टूडेंट। म्यूटेशन का मतलब बायोलॉजिकली या मेडिकली हम लोग क्या समझ सकते हैं? देखिए, म्यूटेशन का मतलब होता है, एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़ इट्स ओन जीनोटाइप और जेनेटिक मटेरियल, और अगर उसमें अचानक से सडन कोई चेंज होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे म्यूटेशन। सो म्यूटेशन इज सडन चेंज, ये ध्यान रखिएगा, सडन चेंज जो हो रहा है वही म्यूटेशन है। स्लो चेंज होगा तो वो इवोल्यूशनरी प्रोसेस हो जाएगा। म्यूटेशन मीन्स सडन चेंज। सो सडन चेंज इन जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जीनोटाइप क्या है? DNA है, जीन्स है, इज कॉल्ड म्यूटेशन। और जब भी स्टूडेंट जीन्स या DNA में म्यूटेशन होगा या जीनोटाइप में होगा तो नेचुरली कोई ना कोई फेनोटाइपिक एक्सप्रेस होगा और वो दिखेगा। एंड म्यूटेशन फॉर द फर्स्ट टाइम हैज़ बीन डिस्कवर्ड बाय ह्यूगो डे व्रीज बाय वर्किंग ऑन प्लांट ओइनोथेरा लैमार्कियाना। तो व्हाट इज म्यूटेशन, पहले ये समझते हैं। बिल्कुल क्लियर कट कॉन्सेप्ट रखिए, सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल और
जेनेटिक कंपोजिशन और जीन और डीएनए सीक्वेंस इज कॉल्ड म्यूटेशन। क्लियर? तो अभी तक हम लोगों ने म्यूटेशन का डेफिनेशन समझा। म्यूटेशन क्या है? सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल और जेनेटिक कंपोजिशन और जीनोटाइप और जीन और डीएनए सीक्वेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड म्यूटेशन। आपको कुछ नहीं याद आ रहा है, आप सडन चेंज इन जीन्स भी बोल देंगे, बिल्कुल करेक्ट है। सडन चेंज इन जीन इज कॉल्ड म्यूटेशन। नाउ हु हैड डिस्कवर्ड इट? सो स्टूडेंट, म्यूटेशन has been discovered by, किसने इसको डिस्कवर किया? ह्यूगो डिवरीज by working on plant। इस प्लांट का नाम है, this is very important for competition student, ओइनोथेरा lamarckiana। it is also known as evening primrose or 5 o'clock plant। This is very important for your competition। तो आपने दो चीज़ समझा अभी तक स्टूडेंट। पहला, म्यूटेशन क्या होता है। सेकंड, आपने समझा म्यूटेशन किसने डिस्कवर किया। म्यूटेशन हैज़ बीन डिस्कवर्ड बाय ह्यूगो डिवरीज बाय वर्किंग ऑन प्लांट ओइनोथेरा लेमार्कियाना, जिसको इवनिंग प्रिमरोज भी बोलते हैं और 5 o'clock प्लांट भी बोलते हैं। एक आपने प्लांट 4 o'clock भी सुना है, मैंने बताया था आपको, मिराबिलिस जलापा, उसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो होता है, करेक्ट। और ह्यूगो डिवरीज की डिस्कवरी थी और उनके बारे में और भी डिटेल में आप इवोल्यूशन में पढ़ेंगे। उनका एक्सप्लेनेशन था कि सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन जो होता है वो इवोल्यूशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, स्पेसिएशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, उसको बोलते हैं स्टूडेंट साल्टेशन। वो भी हम लोग नोट कर लेंगे। फर्स्ट यू नोट डाउन द कंटेंट। So mutation is sudden change in genes or genotype or DNA. It has been discovered by Hugo de Vries by working on plant Oinothera lamarckiana. Now come to next part student, जो अभी मैंने बताया आपको। According to de Vries, single step large mutation, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, इसको आप क्या बोलेंगे? कॉल्ड साल्टेशन। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन को बोलेंगे सॉल्टेशन। और ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है? इट इज इम्पोर्टेंट इन स्पेसिएशन। स्टूडेंट, व्हाट इज स्पेसिएशन? स्पेसिएशन इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, करेक्ट। तो डिवरीज का कंक्लूजन था सिंगल स्टेप जो लार्ज म्यूटेशन होता है इट इज कॉल्ड सॉल्टेशन, और इसका इंपॉर्टेंट किस में स्टूडेंट? इन स्पेसिएशन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, करेक्ट। सो यू कैन नोट डाउन द कंटेंट। फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है कि किसी भी स्पीशीज का इवोल्यूशन जो होता है वो उसके लिए म्यूटेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
means mutation work as raw material for evolution. स्टूडेंट, इवोल्यूशन के लिए म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन वर्क एज रॉ मटेरियल, एक रॉ मटेरियल की तरह काम करता है। यानी म्यूटेशन होगा तो स्पेसिएशन या फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज होगा। अब अगर आप टाइप्स ऑफ म्यूटेशन की बात करें, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, स्टूडेंट, म्यूटेशन is broadly divided into two category. One is point mutation, another one is frame shift mutation. म्यूटेशन की दो कैटेगरी स्टूडेंट होगी, पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। स्टूडेंट, पॉइंट म्यूटेशन क्या है? जैसा इसका नेम ही सजेस्ट कर रहा है, पॉइंट मीन्स एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, मीन्स म्यूटेशन जो होगा बिकॉज ऑफ चेंज इन सिंगल बेस पेयर इन जीन और डीएनए, उसको बोलेंगे पॉइंट म्यूटेशन। यहाँ पे देखिए फ्रेम शिफ्ट, इसको समझिए स्टूडेंट, मैं हमेशा आपको फोकस करता हूँ कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको समझ के बोल सकते हैं। तो फ्रेम शिफ्ट का मतलब क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो फ्रेम है, सीक्वेंस है, क्रोमोसोम पे जीन्स है, पूरा का पूरा फ्रेम चेंज हो जाता है और उसकी वजह से जो म्यूटेशन होगा दैट इज कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नई जानकारी के साथ आगे बढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।